अभी गुड मॉर्निंग नहीं है सिद्धेश, देख सब लिखा हुआ है। वो पहले दिक्कतें आती थी जब जूम वाले व्हाइट बोर्ड पे लिखते थे। अभी तो सब लिखा ही हुआ है, बस नोट कर लो। कहाँ तक लिख दिया? हो गया ये सेकंड पॉइंट? तो ये सेकंड पॉइंट नोट करने के बाद इसके नीचे ये है, ये नोट कर लो ना। चार्ज दो टाइप के होते हैं, तो वही समझाया हुआ था, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। 9 से 5 खुला रह रहा है अभी ना। दो टाइप के होते हैं फोर्स, तो इस बेसिस पे हमने चार्ज के दो टाइप बनाए। फिर नेगेटिव चार्ज में मास ज्यादा होता है, पॉजिटिव चार्ज में मास कम होता है ना। मॉड्यूल का कुछ नहीं बोल रहा था यार, यही बोल रहा था मॉड्यूल। कुछ मॉड्यूल है 50 के करीब वहां पे, अभी ग्रेविटी में तो जाके ले लो। और बाकी ऑर्डर किया हुआ है, आने वाला है ना। है जी? ये नोट हो गया। नेगेटिव चार्ज में मास ज्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज में मास कम होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं चार्ज की। चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है ना तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना। एक अगर आप आइसोलेटेड सिस्टम ले लो ना, एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लो। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कोई भी एक आपने ऐसा सिस्टम लिया जिसका बाहर सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, तो इसके अंदर जो भी चार्ज होगा ना, वो चार्ज हमेशा कंजर्व होगा ना, तो वो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा। तो यही चीज यहाँ लिखी है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व होगा ना। थर्ड पॉइंट लिख लो, चार्ज इज कंजर्व। और किसका कंजर्व? एक आइसोलेटेड सिस्टम का। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना। हो गया थर्ड पॉइंट। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब देख रहे हैं, चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का क्या मतलब होता है? जहां पे भी कोई भी चीज, किसी चीज का अगर इंटीग्रल मल्टीपल है ना, अगर कोई भी चीज किसी चीज का इंटीग्रल मल्टीपल है हमेशा, तो वहां पर हम बोलेंगे वो क्वांटाइज है। जैसे हमारे पैसे होते हैं, अब 50 पैसे, 25 पैसे, ये सब तो बंद हो गए ना। तो सबसे कम छोटा पैसा कौन सा है? 1 रुपीज। तो अब कहीं पे भी आपको रुपीज मिलेंगे तो वो 1 के इंटीग्रल मल्टीपल में ही मिलेंगे ना। अभी आपको बोला जाए कि 12.5 रुपए, तो 12.5 रुपए तो नहीं मिल सकते ना, 12 मिल सकते हैं, 13 मिल सकते हैं, 1 के इंटीग्रल मल्टीपल में। तो ऐसे ही चार्ज भी होता है ना। चार्ज का भी सबसे जो छोटा वाला पॉसिबल चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई ना, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। तो कहीं पे भी चार्ज मिलेगा तो वो इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में मिलेगा। Q इक्वल टू एन ई, हमेशा चार्ज क्या होगा? ई का इंटीग्रल मल्टीपल, जहां एन क्या है? कोई इंटीजर है।
Q इक्वल टू एनी फॉलो हो रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो वहां पे प्लस में चार्ज होगा और ऐड किया होगा तो माइनस में चार्ज होगा, लेकिन हमेशा जो टोटल चार्ज आएगा कहीं पर भी वो Q इक्वल टू एनी फॉलो कर रहा होगा। तो ये इसी को हम बोलते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब क्या है? चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब जो सबसे छोटा चार्ज, उसके ही मल्टीपल में एग्जिस्ट करना, इसी को बोलते हैं क्वांटाइज। तो कहीं पर भी इसका मतलब क्या होगा? यूनिट ऑफ दिस यूनिट, जो ये सबसे छोटा चार्ज है उसकी यूनिट की वैल्यू बताई गई है, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है। तो कहीं पे भी जो चार्ज होगा वो Q इक्वल टू एन फॉलो कर रहा होगा। और ये हमने कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है? कई बार ये ऐसा पूछा जाता है इस टाइप के सीईटी जैसे एग्जाम में कि ये चार्ज क्वांटाइज है, ये किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था? तो उसका एक्सपेरिमेंट का नाम बताया गया है मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि चार्ज क्वांटाइज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज या उसी को एटॉमिसिटी ऑफ चार्ज भी बोलेंगे। तो ये मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये देख लेंगे हम आगे ना, बस अभी आप नाम नोट कर लो ना कि इससे ये प्रूव हुआ था। बाकी चार्ज क्वांटाइज है इसका मतलब समझ गए ना कि ई का जो चार्ज होगा उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तो Q इक्वल टू एनी फॉलो हो रहा होगा। और एक चार्ज मतलब नोट कर लो इसको। हो गया नोट? अब यार आगे से थोड़ा कम कम ही लिखना रहेगा, मैं थोड़ा ये हाईलाइट कर दूंगा, उतना ही लिखना है, काम काम की चीजें केवल। आज की क्लास तो पूरी थ्योरेटिकल जाने वाली है, केवल लिखना ही है आज की क्लास में आप लोगों को।
ये नोट में बताने वाला हूँ। देखो नोट यहाँ पे क्या बताया गया है कि जैसे हमने बोला कि जो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज मिलता है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन बाद में अभी ये भी देखा गया कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज पॉसिबल होता है। इलेक्ट्रॉन को भी ब्रेक किया जाए तो वो ऐसे E/3 और 2E/3 के दो पार्टिकल में ब्रेक होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो E/3 और 2E/3 में ऐसे ब्रेक हो सकता है ना। तो सबसे जो छोटा चार्ज होगा उसको हम बोल सकते हैं E/3 है, लेकिन ये स्टेबल फॉर्म में नहीं मिलता ना, ये टूटते ही फिर से कंबाइन हो जाता है। तो ये अभी तक ऐसे स्टेबल फॉर्म में नहीं मिलता, इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे कि सबसे पॉसिबल जो फंडामेंटल चार्ज है वो E/3 है ना। ये जो E/3 और 2E/3 होते हैं उनको हम लोग क्वार्क बोलते हैं ना, क्वार्क ना। तो इसलिए अभी भी हम यही लिखेंगे Q = Ne। तो यहाँ पे यही चीज है कि recently existence of particle of charge E/3 or 2E/3 has been postulated. These particles called quark, but still is not considered as the quantum of charge because these are unstable ना, वो unstable है इसलिए हम उनको कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो ये नोट लिख लो, क्वार्क क्या होता है पता होना चाहिए। आयुष कुंबर समझा कि नहीं अभी? क्वार्क का समझ आया क्या? जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे E/3 और 2E/3 में ब्रेक हो सकता है ना, E/3 और 2E/3, लेकिन ये स्टेबल नहीं रहते, ये फिर कंबाइन होकर के E बन जाते हैं ना। इलेक्ट्रॉन E/3 और 2E/3 ऐसे ब्रेक हो सकते हैं, तो स्टेबल नहीं होते, इसलिए हम इनको नहीं बोलेंगे कि ये इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा ना, लेकिन होता है इसलिए बताया गया है। ये जो E/3 और 2E/3 वाले बनेंगे इनको क्वार्क बोलते हैं ना, क्वार्क। बट स्टेबल नहीं है इसलिए हम लोग E को ही लेके बोलेंगे Q = Ne। अब आगे से करता हूँ यार, जितना लिखना होगा उस पार्ट को हाईलाइट कर देता हूँ ना, कुछ पार्ट इसमें कट भी करते हैं, ज्यादा लिखना पड़ेगा नहीं तो, क्योंकि जब ऑब्वियस है कुछ चीजें समझ आ गई थोड़ा लिख के काम हो जाएगा, पूरा क्यों लिखना। पॉजिटिव निगेटिव ये दोनों टाइप का पॉसिबल होता है ना। अभी देखो हमने इलेक्ट्रॉन देखा है ना, ऐसे ही हम आगे देखेंगे पॉजिट्रॉन भी होता है, उस पे प्लस ही चार्ज होता है, तो वो भी ऐसे ब्रेक हो सकता है। दोनों टाइप के होते हैं ना इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, तो दोनों से ऐसे ब्रेक होके मिल सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अब हमें देखना है, हो गया बच्चों नोट? नेक्स्ट देखो है कि लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा, प्लस प्लस को रिपेल करता है, माइनस चार्ज माइनस को रिपेल करेगा। जबकि अनलाइक चार्जेस मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यही पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो ये पॉइंट अब नोट कर लो। लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब मैं जितना हाईलाइट करूंगा केवल उतना ही नोट करना ना।
हो गया बच्चों? फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो। अब देखो, जो चार्ज होता है वो हमेशा कोई ना कोई मास से एसोसिएटेड होगा ना। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है ना। अब अगर कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो कोई ना कोई से एसोसिएटेड होगा ना। अब ऐसा तो है नहीं कि पांडा के पास आवाज बदल के बोलने की प्रॉपर्टी है, तो कोई है ही नहीं फिर भी आवाज बदल के बोला जा रहा है। कोई तो होना चाहिए ना, पांडा जैसे यहाँ पांडा की प्रॉपर्टी है, तो कोई ना कोई की प्रॉपर्टी होगी। समझो ना, बिना कोई के आप बोलो कि प्रॉपर्टी है उसमें, तो कोई ना कोई तो होना ही चाहिए। तो मतलब चार्ज कोई ना कोई बॉडी की प्रॉपर्टी होगी ना। तो यहाँ पे क्या है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास ना। जहां पे मास होगा वहीं चार्ज होगा। चार्ज नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। और उसका उल्टा, मास ऐसा हो सकता है कि उसमें प्रॉपर्टी ना हो। अब देखो, जैसे श्रेयस कुलकर्णी है, छोटा पांडा, उसमें हो सकता है कोई प्रॉपर्टी नहीं हो ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी है तो उसमें प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। तो अरे मजाक कर रहा हूँ श्रेयस, तो सीरियस हो गया। तो चार्ज मास से एसोसिएटेड हो सकता है, लेकिन मास में जहां भी मास है वहां चार्ज होगा ऐसा नहीं बोलेंगे ना। तो यहाँ पे यही लिखा गया है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज ना। लेकिन मास जहाँ है वहां पे चार्ज नहीं भी होगा तो चलेगा, लेकिन चार्ज है तो मास तो होना ही चाहिए ना। तो इतना पॉइंट आप लिख लो। ये आगे वाला ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब आप आगे जब पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स तो ये आराम से ऑब्वियस है, वो समझ आ जाएगा। नहीं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, अभी लिख के कंफ्यूजन ही होगा। बस इतना लिखो अभी ना। चार्ज हमेशा मास के साथ ही मिलता है, लेकिन मास बिना चार्ज के भी मिलेगा। फिर देखो, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का क्या मतलब हुआ? देखो, आपको पता है कि दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। हमें पता है दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक तो होता है मास और एक होता है चार्ज। मास और चार्ज दो प्रॉपर्टी होती है। ये जो मास होता है ना, ये जो मास वाली प्रॉपर्टी है, ये जब स्पीड से चलता है कोई पार्टिकल तो ये चेंज होता है ना। तो इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट प्रॉपर्टी ना। जब ये हाई स्पीड से चलेगा तो मास चेंज होता है। कैसे चेंज होता है उसका देखो, ऐसे फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जहाँ पे एम नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास ना, जब वो रुका हुआ था तब का मास। और इसको बोलते हैं काइनेटिक मास, जब चल रहा है तब का मास। मतलब बॉडी वही है, बट वो फास्ट चलेगा तो मोटा हो जाएगा, समझो। अगर पांडा जी को तेज दौड़ा दिया जाए तो पांडा जी और मोटे हो जाएंगे। तो मास इज अ रिलेटिविस्टिक प्रॉपर्टी। लेकिन खालकर को अगर मैं तेज दौड़ाऊं तो उसकी जो आवाज बदल के बोलने की प्रॉपर्टी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो उतना ही रहेगा। तो चार्ज जो है वो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है वो स्पीड से चलने से चेंज नहीं होता। ठीक है बच्चों, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नोट करो इसको ना। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, दिस मीन दैट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा ना। कहीं से भी देखोगे कितनी भी स्पीड से चलता दिखे चार्ज सेम होगा। चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज व्हाट एवर बी इट्स स्पीड ना। नहीं, पूरा नहीं नोट करना है।
बस इतना लिख लो, चार्ज इज इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, और यहां तक लिख देते हैं। और आगे ये लोड कर लो फिर ना, मास जो है वेरिएंट प्रॉपर्टी है, चार्ज इनवेरिएंट है। ये लाइन लास्ट में लिख लो ना, ये वाली। अबे पांडा, तो ये तो तूने बोला ना कि स्पीड अगर सी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट की स्पीड सी हो सकती है क्या? लाइट के अलावा कोई को हो नहीं सकती ना। तो हो ही नहीं सकती तो फिर वो लाइट बन ही नहीं सकता। कोई भी चीज की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो ही नहीं पाएगी। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया था कि प्रॉपर्टी के दो टाइप रहेंगे। प्रॉपर्टी के दो टाइप है ना, मास और चार्ज। तो मास के लिए चेंज होता है, चार्ज के लिए चेंज नहीं होता। Q इक्वल टू क्यू नॉट ना, रेस्ट पे चार्ज हो या मूव कर रहा हो चार्ज, वो हमेशा सेम रहेगा। अबे भावेश, तुम्हारी जिंदगी में अलग ही दिक्कतें चल रही हैं। अर्थ का मास कैसे निकाले हुए हैं? अर्थ का मास क्या अर्थ को वेइंग मशीन पे रख के निकाले हैं? या मून का मास वेइंग मशीन पे रख के निकाला गया है? वेइंग मशीन के अलावा भी चीजें होती हैं दुनिया में यार, जिनसे हम निकाल सकते हैं। अबे कोई भी दो, एक अर्थ का एक पार्टिकल के बीच में फोर्स देखो, फोर्स निकाल लोगे, पार्टिकल का मास पता है, डिस्टेंस पता है, उससे अर्थ का मास आ जाएगा। ये नोट हुआ क्या यहाँ तक? चार्ज इज रिलेटिव रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, ये सब नोट करना था। फिर इधर नोट कर लो प्रॉपर्टी में मास और चार्ज। मास के बारे में ये हो गया, चार्ज के बारे में ये हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट पहले समझा दूं फिर निकला। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट मतलब सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट यहाँ पर है कि अगर देखो एक चार्ज केवल रेस्ट पर है, एक चार्ज है हमारे पास जो कि रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो ये जो होगा, ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो अभी हम आगे समझेंगे ना। जल्दी लिखो भाई।
इससे फास्ट तो मैं लिख देता यार, मैं लिखता तो जल्दी जल्दी भी हो जाता, इसमें तो ज्यादा ही टाइम लग जा रहा है। कल से थोड़ा काम काम का लिखेंगे यार, कुछ कुछ कट करना पड़ेगा इसमें से, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है देखो, अब एक चार्ज अगर रेस्ट पर है ना, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये अभी आगे हम लोग समझेंगे ना। अभी आप मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन अगर एक चार्ज है ना रेस्ट पर है, इसकी वेलोसिटी भी जीरो थी, एक्सेलरेशन भी जीरो था। लेकिन अगर एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है ना, उसकी वेलोसिटी नॉन जीरो है बट एक्सेलरेशन जीरो है ना, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर चल रहा है, तो अब ये यहाँ पर दो चीजें क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। और अगर एक चार्ज चल रहा है और एक्सिलरेटेड मोशन है ना, उसकी वेलोसिटी भी नॉन जीरो और एक्सिलरेशन भी नॉन जीरो, तो वहां पर क्या क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और साथ में आप वेव पढ़ोगे, अभी आगे पढ़ाया जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब क्रिएट होता है तो ये वेव मतलब एनर्जी क्रिएट होती है, तो ये चार्ज एनर्जी रेडिएट करने लग जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रेडिएट करेगा। तो अब ये सातवां पॉइंट ऊपर से मत लिखो, जितना मैंने लिखा है बस उतना लिख लो ना, तो शॉर्ट में अपना काम हो जाएगा ना। सेवेंथ वाले पॉइंट को उससे मत नोट करो, बस इतना नोट करो। एक स्टेशनरी चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, एक मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट करेगा, और एक एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव शॉर्ट में बोलते हैं ना, ईएम वेव, ये मेंस का टॉपिक है, ये लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो ये तीनों क्रिएट होता है। तो अभी हम इस चैप्टर में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं ना, चार्ज हमेशा रेस्ट पे रहेगा। ठीक है बच्चों, हमेशा चार्ज रेस्ट पे रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ाऊंगा अमन ना, अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू हुआ है ना, अभी आगे बताऊंगा। जैसे देखो मास के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होता था ना, मास के अराउंड, वैसे चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं ना। मास के अराउंड जैसे फील्ड होता है उसको ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज के अराउंड वाले फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अभी आने दो, आगे पढ़ाऊंगा ना। क्या लिख दिया, कहीं गड़बड़ लिख दिया क्या, इलेक्ट्रिक लिखा है भाई, इतना समझ जाओ यार, लिखते लिखते कई बार गड़बड़ हो जाता है, इलेक्ट्रिक ही लिखा है हर जगह।
हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड होगा इसका नाम। ठीक है, नोट हो गया बच्चों, आगे चले। तो हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज देख ली ना। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज में हमने क्या क्या समझ लिया कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, दो टाइप का होता है। हमेशा आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कंजर्व होगा, चार्ज क्वांटाइज होता है। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज हमेशा मास के साथ मिलेगा, चार्ज स्पीड से चलने से चेंज नहीं होता ना। और ये वाला पॉइंट धीमे धीमे समझ आएगा ना कि स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, मूविंग चार्ज दोनों करेगा, और एक्सिलरेटेड चार्ज तीन चीजें करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव क्रिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि कोई भी बॉडी को हम चार्ज देंगे कैसे। चार्ज हम लोग कोई भी बॉडी को देते कैसे हैं। चार्जिंग ऑफ बॉडी, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कोई भी बॉडी को हम चार्ज कैसे देंगे। तो चार्जिंग ऑफ बॉडी के मेनली तीन तरीके होते हैं। एक तो फ्रिक्शन का यूज करके दे सकते हैं, एक डायरेक्ट हम चार्ज ट्रांसफर करके दे सकते हैं जिसको बोलते हैं कंडक्शन, और एक दूर से चार्ज दिखा के दे सकते हैं ना, दूर से दिखाएंगे और बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो ये मेन तीन तरीके हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं जैसे थर्माइनिक आयनाइजेशन या थर्माइनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फील्ड इमिशन। तो इनका हल्का सा देख लेंगे, बट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मेनली हमें ये तीन देखने हैं, ABC वाले देखने हैं ना। तो एक बॉडी को हम चार्ज कैसे देंगे, चार्ज कैसे देंगे का मतलब क्या है, एक्सेस में चार्ज कैसे देंगे ना। क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में तो हमेशा ही रहेंगे ना, न्यूट्रल बॉडी में इक्वल नंबर में तो हमेशा ही रहेंगे। तो एक्सेस कैसे करेंगे, कोई एक को ज्यादा कैसे करेंगे। तो ये पॉइंट नोट करो, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, कोई बॉडी को चार्ज कैसे देंगे, उसके टाइप। ये सब एक एक करके अभी समझा रहा हूँ ना। हो गया नोट। तो अब देखो एक बॉडी को चार्ज कैसे देते हैं। तो उसमें हम लोग पहला देख रहे हैं बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का यूज करके हम कैसे दे सकते हैं। तो देखो फ्रिक्शन का यूज करके हम कैसे देते हैं, मान लो हमारे पास दो न्यूट्रल बॉडी है, ए बॉडी और बी बॉडी, दो न्यूट्रल बॉडी है। अगर हम इन दोनों को रब कर दें ना आपस में, अगर हम रब करें तो आप देखोगे कि इनमें चार्ज आ जाएगा। ये न्यूट्रल बॉडी जो होने चाहिए ये इंसुलेटिंग नेचर के होने चाहिए ना। अगर ये इंसुलेटिंग बॉडी है ना, इंसुलेटिंग मतलब जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता ना, ऐसी बॉडी को इंसुलेटिंग बॉडी बोलते हैं। ये अभी मैं बॉडी के टाइप आगे डिस्कस करने वाला हूँ ना। तो ये इंसुलेटिंग अगर दो बॉडी लो और उनको रब करो तो वो चार्ज हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा अगर आप कॉम्ब को हेयर पे करो, हेयर को कॉम्बिंग करने के टाइम में क्या होता है, कॉम्ब चार्ज हो जाता है। अगर आप उसको वाटर पेपर के छोटे छोटे पीस के पास ले जाओ कॉम्ब को, तो वो पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है ना। ड्राई हेयर में कॉम्ब करो और फिर कॉम्ब को लेके जाओ पेपर पीस के पास में, तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये वही चीज है ना, दो बॉडी जब
कॉम भी क्या है आपका, इंसुलेटिंग बॉडी है ना, प्लास्टिक का बना है, उससे करंट फ्लो नहीं हो सकती। और हेयर भी इंसुलेटिंग बॉडी है, उससे भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब उनको रब करोगे तो कोई एक पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कोई एक पे नेगेटिव। किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा किस में इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा स्ट्रेंथ है। मान लो बी में इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो वो बी वाला ए के कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ जाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब रब कर रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जा रहा है ना। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो ये डायग्राम नोट करो, फिर इसमें यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या नोट करना है ना। When a neutral body is rubbed against a neutral body, then some electron are transferred from one body to other. ना, ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। ये पॉइंट भी नोट कर लो ना। वो बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली होल्ड कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जो कम टाइटली होल्ड कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा। इतने तक नोट कर दो। जो उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ तक नोट कर दो। जैसे मैंने हेयर और कॉम का एग्जांपल दिया, वैसे एक एग्जांपल होता है ग्लास रॉड और सिल्क का क्लॉथ। तो ना सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को अगर रब करोगे तो भी वो दोनों चार्ज हो जाते हैं। इसमें देखो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी, पकड़ के रखने की टेंडेंसी कम है देन सिल्क रॉड। सिल्क वाला क्लॉथ जो होगा वो ज्यादा टाइटली इलेक्ट्रॉन पकड़ सकता है ना। तो जब इनको रब करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यही चीज यहाँ लिखी हुई है ना। ये आपको कोई याद नहीं रखना है नहीं, मतलब याद नहीं, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो अगर आपने ये पता है तो आंसर कर दोगे, ऐसे पूछा नहीं जाता क्योंकि ये याद रखने पे बेस्ड एकदम क्वेश्चन हो गया। कभी कभी देखो ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर से आओ और कुछ टच करो तो अचानक से स्पार्क टाइप लगता है, झटका लगता है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है ना। कभी आप कोई ऐसे कालीन वगैरह कारपेट वगैरह पे चलो और फिर कुछ टच करो तो भी होता है। प्लास्टिक चेयर वगैरह इंसुलेटिंग बॉडी में होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल था ना, इसमें कुछ ऐसा याद रखने जैसा नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। लिखो जल्दी लिखो।
यहाँ पे बस एक पॉइंट ये लिख लो कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किसके लिए यूज करते हैं, तो इंसुलेटिंग बॉडी के लिए। हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो अब देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन देखने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मटेरियल के टाइप क्या क्या होते हैं। तो हम जो भी कोई भी बॉडी होगी तो उसको हम ब्रॉडली तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टर, ऐसे तीन नाम होते हैं उसके, इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टर। और एक तीसरा होगा सेमी कंडक्टर। कंडक्टर देखो हम किसको बोलते हैं, ऐसे बॉडी जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंडेड होते हैं ना। तो वो जैसे हल्का सा भी टेम्परेचर आता है रूम टेम्परेचर पे भी वो आउटर ऑर्बिटल को छोड़ के बाहर निकल आते हैं और फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। तो उनको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे लार्ज नंबर में उनको हम कंडक्टर बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जिससे करंट फ्लो हो सकती है ना। देखते हो करंट किससे फ्लो होती है, मेटल की वायर्स रहते हैं ना, कॉपर का वायर होगा, सिल्वर का होगा, मेटल्स जो होंगे जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे उनको हम कंडक्टर बोलते हैं ना। सारे मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम ये सब कंडक्टर हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो उसको आप कंडक्टर बोलो। फिर नेक्स्ट होता है इंसुलेटर या फिर डाइलेक्ट्रिक या नॉन कंडक्टर। इसमें क्या होते हैं, जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत टाइटली बाउंडेड रहते हैं, तो वो बाहर ऑर्बिट को छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते, फ्लो के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। अंदर इधर उधर भागने के लिए, फ्लो मतलब इधर उधर भागना रहेगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो अवेलेबल नहीं है, वो एक जगह बैठे रहेंगे ना, भाग नहीं सकते। तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जिसमें भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। एग्जाम्पल क्या होती है, प्लास्टिक की चीजें हो गई, रबर हो गया, वुड हो गया, इन सब में देखो देखो ये करंट फ्लो नहीं होती ना, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये सब हमारे इंसुलेटिंग बॉडी। फिर एक होता है सेमी कंडक्टर, ऐसी बॉडी जिसमें बहुत थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन, उनको हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब, कंडक्शन मतलब फ्लो समझने के लिए हमें पहले मैटर के टाइप समझने पड़ेंगे ना। मैटर के तीन टाइप है ना, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्टर, जिसमें एकदम नहीं होंगे इंसुलेटर, जिसमें थोड़े से होंगे वो सेमी कंडक्टर। नोट करो इसको। है, सारा ही नोट कर लो।
ये प्रथम, ये तो आपको अगर पहले से पता है तो ही बता पाओगे ना, ऐसे कोई आपका देख के नहीं बता पाओगे कि भाई कौन सा प्लस चार्ज होगा कौन सा माइनस ना। वो तो कौन सी बॉडी, अब आपको पता है कि सिल्क क्लॉथ और रॉड है, ग्लास रॉड, तो सिल्क क्लॉथ ज्यादा इलेक्ट्रॉन पकड़ सकता है, तो सिल्क क्लॉथ निगेटिव होगा, ग्लास रॉड पॉजिटिव, वो पहले से ही पता होगा तभी बता पाओगे। तो अब ये देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन है, वो इनमें से किस मैटर के लिए आप लगा सकते हो? चार्जिंग बाय कंडक्शन इनमें से किसके लिए लगा सकते हो? कंडक्शन मतलब फ्लो, फ्लो करना है, यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर के लिए, क्योंकि फ्लो मतलब चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, तो जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं फ्लो पॉसिबल है ना, जहां पे है ही नहीं वहां फ्लो हो ही नहीं सकता चार्ज का। तो ये सेकेंड मेथड किसके लिए वैलिड है? कंडक्टर के लिए ना। इंसुलेटर के लिए वो फर्स्ट वाला मेथड था, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इसमें कंडक्शन यूज करोगे तो बहुत हल्का फुल्का चार्ज आ पाएगा ना, बहुत स्लाइट अमाउंट, तो मेनली हम इसके लिए ही करते हैं, कंडक्टर के लिए, ये जो सेकेंड मेथड है चार्जिंग बाई कंडक्शन। नोट हो गया बच्चों? तो अब हम लोग कंडक्शन के थ्रू कैसे फ्लो करेंगे, चार्ज करेंगे, वो देखते हैं ना। तो देखो, कंडक्शन के थ्रू आप कैसे फ्लो कराते हो, चार्ज करते हो। जैसे मान लो आपके पास पहले से एक चार्ज बॉडी है, जल्दी लिखो भाई। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सपोज हमने एक चार्ज बॉडी ली ना, एक चार्ज बॉडी ली ए, और उसको एक अनचार्ज बॉडी से वायर के थ्रू कनेक्ट किया है, वायर के थ्रू कनेक्ट किया, तो क्या होगा यहाँ पे, इसके पॉजिटिव चार्ज को देख के क्या होंगे, अगर ये कंडक्टर है तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को देख के क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे ना, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, तो सब इधर भागना शुरू करेंगे। अब अगर इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या होगा, इधर का चार्ज प्लस वाला कम होने लग जाएगा ना, प्लस में माइनस आके मिलेगा तो इधर का चार्ज कम होने लग जाएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती जा रही है ना, तो इधर क्या बोलोगे, इधर पॉजिटिव चार्ज आने लग गया। ठीक है, समझो बच्चों, इधर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा ना, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन चला गया, बी से ए में चला गया ना, ये बी बॉडी है, ये ए बॉडी है। तो आप इसको सीधे ऐसे बोल सकते हो कि जब हमने दो बॉडी कनेक्ट की, इधर प्लस चार्ज था, इधर कुछ नहीं था, तो प्लस वाला चार्ज इधर फ्लो करके चला गया, सीधे हम ऐसे बोलेंगे। हालांकि प्लस फ्लो नहीं करता है, एक्चुअल में क्या होता है, माइनस फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रॉन बी से ए गया है जिसकी वजह से इधर प्लस आ गया है और इधर का प्लस कम हो गया है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो
कि इधर का प्लस वाला चार्ज फ्लो करके इधर चला गया। हाँ, तो जब हम दो बॉडी को कनेक्ट करते हैं, अगर एक बॉडी चार्ज है और एक अनचार्ज है, तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में ऐसे चार्ज का फ्लो हो जाता है। और ये आपने देखा फ्लो क्यों हो पाया? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ना। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो हो पाता फ्लो? आप इनको कनेक्ट करते या ऐसे ही पड़ा रहता, कोई चार्ज नहीं जाता। तो इंसुलेटिंग बॉडी को आप ऐसे चार्ज नहीं कर सकते। केवल किसको चार्ज कर सकते हो ऐसे डायरेक्ट फ्लो करा के? कंडक्टर्स को। समझ आ रहा है बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? एक बार दोनों में चार्ज आ गया ना, कुछ देर बाद चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा ना। देखो इसमें ए में पहले से पॉजिटिव चार्ज था ना चवन, पहले से पॉजिटिव चार्ज था, इधर से इलेक्ट्रॉन आए, तो जितने इलेक्ट्रॉन आए उसके करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। बाकी तो पहले से एक्स्ट्रा है ना पॉजिटिव चार्ज, तो अभी कुछ पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा। लास्ट में आपने वायर को हटा दिया तो दोनों ऐसे चार्ज हो गए। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि जब मैंने एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट किया तो कितना चार्ज इधर से इधर फ्लो करके जाएगा, है इधर से कितना चार्ज इधर फ्लो करके जाएगा। तो ये डिसाइड होगा पोटेंशियल से। अब ये पोटेंशियल जैसे आपने ग्रेविटेशनल चैप्टर में एक पोटेंशियल पढ़ा था ना, वैसे इसमें भी हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो ये बॉडी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में तब तक चार्ज जाता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए ना। जैसे यहाँ पे मान लो शुरू में इसका पोटेंशियल V1 था, इसका V2 था, तो ये शुरू में क्या था, एक का पोटेंशियल ज्यादा रहा होगा, एक का कम रहा होगा। बाद में जब इधर से इधर चार्ज जाना शुरू होगा तो बाद में दोनों का पोटेंशियल अब सेम हो जाएगा। अब वो सेम कितना हो जाएगा हमें नहीं पता, मान लो इसका V0 हो गया तो इसका भी V0 हो जाएगा, बाद में V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा ना। चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। नहीं ये सब चीजें मैं आगे समझाने वाला हूँ ना, अभी यहाँ तो बस एकदम इंट्रो टाइप चल रहा है ना, ये सब चीजें आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे ना, ये सब इंट्रो मार के अभी नोट कर लो। ठीक है, तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करेगा पॉजिटिव चार्ज, और दोनों में जब इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। तो ऐसे करके बॉडी चार्ज हो जाएगी। तो अब इसमें देखो क्या क्या हमें नोट करना है वो मैं लिख देता हूँ। इस मेथड में वी टेक अ चार्ज कंडक्टर एंड अनचार्ज कंडक्टर, कंडक्टर लिया है ये ध्यान रखना है। जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो सम चार्ज विल फ्लो फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। ये भी पॉइंट लिख लो कि कंडक्टर आर आइडेंटिकल एंड लार्ज डिस्टेंस टू कनेक्टेड देन चार्ज होगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक कि उनका पोटेंशियल सेम नहीं होता है। और नीचे का डायग्राम बना लो, ये सब डायग्राम बना लो। हाँ बी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है ना, यहाँ पे इधर को इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके वजह से इसका प्लस चार्ज कम होगा और इसका प्लस चार्ज बढ़ेगा ना, इधर का पॉजिटिव चार्ज कम होगा और इधर का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। कल्पेश ये जो मैंने लिखा ये कॉमन चीजें है ना, ये लगभग हर जगह मिल जाएंगी, तो उसका मत टेंशन लो, ये नोट कर लो ना। क्या बोलना चाह रहे हो? इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता है ना, तो इधर का पॉजिटिव चार्ज देख के इधर को इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके गया है।
इलेक्ट्रॉन देख लो किधर को जा रहा है, निगेटिव चार्ज किधर को जाता है, शुरू में इधर का पोटेंशियल 0 था, इधर का V था ना, लो से हाई की तरफ गया इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज किधर आया, हाई से लो की तरफ। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर देता हूँ, ये सब आगे डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेगेटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। जबकि पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। पॉजिटिव का ही हम लोग याद रखते हैं, निगेटिव का हमें पता है कि उल्टा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एंड में दोनों बॉडी का चार्ज सेम नहीं होगा, एंड में दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा ना, एंड में दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। इसको देखो आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम लोग चार्ज को लिक्विड की तरह ले और पोटेंशियल को हाइट की तरह ले, तो अगर हमारे पास मान लो एक ऐसा सिचुएशन है, एक मिनट बच्चों इधर देख लो फिर डाउट देखते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक थिन ट्यूब और एक बड़े ट्यूब को कनेक्ट किया है, इसमें पानी की हाइट ज्यादा है, इसमें पानी की हाइट कम है। अब ये हो सकता है कि इसके अंदर पानी का अमाउंट ज्यादा हो लेकिन इसकी हाइट कम है ना, इधर की हाइट ज्यादा है, इधर की हाइट कम है। जबकि अगर मैं पानी का वॉल्यूम देखूं, इधर का वॉल्यूम मान लो कुछ Q1 है ना, इधर पानी कुछ Q1 अमाउंट में, इधर Q2 अमाउंट में, तो इधर ये क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है ना, तो अगर आपको ये गिवन है कि Q2 इज ग्रेटर देन Q1, इधर ज्यादा पानी है ना, इधर ज्यादा पानी, इधर कम पानी है, लेकिन हाइट उधर की ज्यादा है, लेकिन हाइट जो है वो उधर की ज्यादा है। अब मैं स्टॉप कॉर्क हटाऊंगा तो किधर से किधर पानी जाएगा, अगर मैं स्टॉप कॉर्क हटाऊंगा तो किधर से किधर पानी जाएगा, ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ या ज्यादा हाइट से कम हाइट की तरफ। पानी किधर से किधर फ्लो होगा, लिक्विड किधर से किधर फ्लो होगा, वो किससे डिसाइड होता है, हाइट से या अमाउंट से, हाइट से ना। इधर ज्यादा हाइट मतलब इधर ज्यादा प्रेशर है, इधर कम हाइट मतलब इधर कम प्रेशर है। लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो जब आप इसको यहाँ से हटाओगे ना, इसको हटाओगे तो लिक्विड ऐसे जाएगा। तो लिक्विड किधर से किधर जा रहा है वो इस बात से डिसाइड नहीं हो रहा है कि किधर ज्यादा पानी है और किधर कम, ज्यादा प्रेशर किधर है उससे डिसाइड हो रहा है, मतलब हाइट से। तो यही सेम चीज चार्ज के लिए भी ध्यान रखोगे ना, लिक्विड मतलब एक तरह से चार्ज फ्लो करके जा रहा है, और किसके वजह से जाता है, चार्ज किधर से किधर जाता है, पोटेंशियल से डिसाइड होता है। जैसे यहाँ हाइट से डिसाइड हो रहा है लिक्विड में, चार्ज में पोटेंशियल से डिसाइड होता है। तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर से किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। हो सकता है कि जिधर जा रहा है उधर ऑलरेडी ज्यादा चार्ज हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन लो पोटेंशियल है जैसे यहाँ पे हुआ ना। तो चार्ज नहीं डिसाइड करेगा कि ज्यादा चार्ज है या कम चार्ज है तो किधर जाएगा, पोटेंशियल डिसाइड करेगा कि किधर से किधर चार्ज जाए। समझ आया बच्चों? ये कहां तक नोट हो गया है? डायग्राम से करो, डायग्राम से।
ज्यादा जूम आउट भी नहीं कर सकता, बहुत छोटा हो जाएगा फिर वो। लिखो भाई जल्दी जल्दी। अबे कल्पेश अच्छा तो है, आज एक्चुअल में पूरा थ्योरेटिकल था ना, इसलिए थोड़ा मजा नहीं आया ज्यादा। अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स ज्यादा रहेंगे ना, तो ज्यादा लिखना नहीं रहेगा। एक दो क्लास देखते हैं, अगर न्यूमेरिकल के बाद भी नहीं जमा तुम लोगों को तो फिर वैसे ही करते हैं। आज वैसे ही अगर मैं भी लिखता तो लिखना ही पड़ता, आज तो लिखने का ही दिन था, चाहे इसीलिए मैंने ये सोचा यार कि मेरा तो टाइम बच जाए लिखने का। कल पे इस एक क्लास और ट्राई करेंगे, अगर नहीं मजा आएगा तो फिर वैसे ही करें। चवन यही लिख रहा है ना? हाँ, आइडेंटिकल मतलब सब कुछ सेम। अगर दो बॉडी आइडेंटिकल है तो मतलब सब कुछ सेम। अगर दो बॉडी आइडेंटिकल है तो दोनों में चार्ज आधा आधा हो जाएगा अगर कनेक्ट करोगे। अब नेक्स्ट मेथड हम लोग देख रहे हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन ना। इस चैप्टर में ये तीन ही मेथड काम के हैं, तीन में भी बस ये जो सेकेंड वाला था और ये थर्ड वाला, यही दो काम के हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में देखो क्या होता है, अगर मान लो हम कोई कंडक्टर ले लें जिसमें पहले कोई चार्ज नहीं था, हमने मान लो एक कंडक्टर ले लिया जिसमें कोई चार्ज नहीं था, और इसके पास हमने एक चार्ज ला के रखा ना, ये इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, और एक चार्ज ला के रखेंगे तो क्या होगा? अगर ये कंडक्टर है तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना, तो इस प्लस चार्ज को देख के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे?
सब इधर भागने लग जाएंगे ना पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इधर आके एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, तो इधर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा, तो इधर के साइड में नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा, यही दिखाया गया है। एक कंडक्टर के पास में आपने +2 चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रॉन भाग करके इधर जमा होने लग गया, तो इधर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो चार्ज आया, ये चार्ज क्या है, इसको आप इंड्यूस चार्ज नाम देते हो, क्योंकि ये इसको देख करके इंड्यूस हो गया है ना, खुद से ऐसे क्रिएट हो गया। इसको मैं हटा दूं, अगर इस +2 को हटा दूंगा, तो फिर से माइनस प्लस अट्रैक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा ना। तो ऐसे चार्ज जब आ रहा है, तो इसको हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन बोल रहे हैं। तो इसमें लिखना क्या है वो बता देता हूँ। इतना पार्ट लिख लो इसमें ना। नहीं, यहाँ पे क्या है, व्हेन अ चार्ज +2 इज ब्रॉट नियर अ न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर के पास में जब हम चार्ज लेके आए, तो ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ +2 चार्ज मेनी इलेक्ट्रॉन कम क्लोज एंड एक्यूमुलेट ऑन द क्लोजर सरफेस, ना इधर वाले सरफेस पे एक्यूमुलेट हो गया। ऑन द अदर हैंड, अ पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स ऑन द अदर सरफेस, ना डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। The flow of charge continue till the resultant force on free electron of conductor becomes 0, ना ये तब तक यहाँ पे निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आते रहेंगे, जब तक कि अंदर नेट फोर्स 0 नहीं हो जाता है ना। जब फोर्स 0 हो जाएगा, तब जो भी इलेक्ट्रॉन जाए वहीं पड़े रहेंगे ना। ये वाला पार्ट आपको आगे धीमे धीमे समझ आ जाएगा ना। ये बस अभी इतना समझ लो, इधर निगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। इस पार्ट को हटा देता हूँ। अभी ये वाली लाइन नहीं नोट करो ना, कुछ चीजें हैं जो आगे समझनी है ना, अभी इसमें दे दिया है। तो अभी हमने पहले ये देखा कि भाई इंडक्शन में होता क्या है ना, हम एक चार्ज लेके आते हैं जब कंडक्टर के पास में, तो ऐसे चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। लेकिन अब इसको हटा दोगे तो फिर से चार्ज मिल जाएंगे और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो अभी क्या ये बॉडी चार्ज हो पाई? हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉडी को चार्ज करना था। अभी क्या बॉडी चार्ज हुई? ना, अभी बॉडी चार्ज नहीं हुई ना। तो अब चार्ज कैसे करेंगे इंडक्शन का यूज करके, वो आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने इंडक्शन में होता क्या है ये डिस्कस किया ना। अभी हमने ये इंट्रोडक्शन ऑफ इंडक्शन देखा, इंडक्शन में क्या होता है। बस थोड़ा सा और बचा है यार, ये कंप्लीट कर लेने दो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर थ्योरेटिकल वाला बोरिंग वाला पार्ट रहेगा। अगली क्लास से इंटरेस्टिंग वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। अभी इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें, फटाफट बस नोट करते जाओ। तो यार अभी रुक जाओ, फिर मैं पीडीएफ डाल दूंगा आराम से, जब हैंड सही हो जाए तब लिख लेना। यार इसीलिए तो मैं आज लिख के लाया था, क्योंकि मुझे पता था आज बहुत लिखना पड़ता है। तो ये वो घर पे लिख लेना, थोड़ा मेरे को आगे पढ़ा लेने दो, मैं पीडीएफ डाल दूंगा।
ये कंप्लीट कर लेने दो बच्चों। आज पूरा थ्योरेटिकल था ही, क्या करते, लिखना तो पड़ेगा ही। मैं तो बच गया लिखने से, तुम लोग नहीं बच सकते थे। आप ये भी कर सकते हो, या तो इसका प्रिंट निकाल लेना और नोट्स में चिपका देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे चल रहे हैं ना। अब इंडक्शन, अभी हमने देखा कि इंडक्शन का यूज करके चार्जिंग होता क्या है। अब चार्जिंग कैसे करेंगे वो देख रहे हैं ना। तो अब देखो, एक बॉडी को इंडक्शन के थ्रू चार्ज करने के लिए हम लोग दो तरीके लगा सकते हैं। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में यार पूरा थ्योरी नहीं रहेगा, थोड़ा थ्योरी, ज्यादा न्यूमेरिकल्स रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा ही थ्योरी रहेगा, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स रहेंगे। चलो अब देखो इसको, जल्दी लिखो भाई। सेकेंड लास्ट लाइन इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ने को बोला है ना, क्योंकि अभी लिखने जाओगे तो कंफ्यूजन होगी ना, ये हम आगे समझेंगे। यही वाली लाइन बोल रहे हो ना। यस, इसी लाइन को बोल रहे हो ना, सेकेंड लास्ट। इसीलिए मैंने देखो इसको बोला ना, छोड़ दो ना, जो मैंने येलो किया है, हाईलाइट किया, वही लिखना है ना। ये कुछ चीजें हैं जो आगे समझनी है हमें। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, एक बॉडी को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो हम चार्ज करने के दो तरीके देखेंगे। पहला मेथड में देखो क्या है, हमने एक आइसोलेटेड न्यूट्रल कंडक्टर लिया, और इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास में हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज वाला एक रॉड लेके आएंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज के आते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आने लगेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके इधर भागेगा ना, इस साइड में, तो इधर निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम एक और कंडक्टर ले आए और इसको पीछे से कनेक्ट कर दें, अगर एक और कंडक्टर ले आए और उसको पीछे वायर से कनेक्ट कर दे, तो क्या होगा, ये न्यूट्रल कंडक्टर है ना? पीछे हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया और उसको वायर से कनेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को देख के भागेंगे ना। हाँ, इसमें आप एक तरह से बोल सकते हो इंडक्शन के साथ साथ कंडक्शन यूज हुआ है ना। तो आपने भावेश देख तो एकदम वो है कि ये इंडक्शन मतलब इंडक्शन, कुछ और नहीं कर सकते तो आप देखो यहाँ पर हमने कनेक्ट किया तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर भागने लग गए ना, तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगेगा ना, कम होने लगेगा। देखो यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, ज्यादा प्लस है, यहाँ कम प्लस दिखाया है ना, यहाँ पे कुछ प्लस कम हो गया। अब इधर से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इसका प्लस चार्ज होगा वो इस प्लस से रिपल्सन फील कर रहा होगा ना, तो सारे प्लस वाले जितना दूर जा सकते उतने दूर रुकेंगे ना। ये प्लस चार्ज इस यहीं तक जा सकता था, ये प्लस चार्ज यहाँ तक जा सकता था, आगे खत्म है अब, तो प्लस चार्ज दूर तक है। अब अगर मैं इसको वायर को कट कर दूं, वायर को कट करूंगा तो क्या होगा, इसका जो चार्ज है अब इसमें पूरे में फैल जाएगा ना। और इसमें एक्सेस में क्या आ चुका है, इसमें एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, पहली वाली बॉडी में कुछ प्लस इसका जा चुका है ना, निगेटिव चार्ज है ना। तो अब जब मैं ये वायर कट करूंगा, इसको हटाऊंगा यहाँ से, तो इसमें एक्सेस में निगेटिव चार्ज है तो वो इसमें फैल जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, हमने इससे कुछ पॉजिटिव इधर भेज दिया, तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, दोनों बॉडी चार्ज। तो इसमें हमने इंडक्शन यूज किया, एक अलग से चार्ज बॉडी को बगल में रखा और ऐसे चार्ज कर लिया। समझ आया बच्चों।
इसमें ज्यादा लिखना नहीं है ना, बस डायग्राम बना लो, ये लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो, ये डायग्राम बनाओ, स्टेप 2 लिखो, इसका डायग्राम बनाओ, फिर अगले वाले में बस ये डायग्राम बना लो ना, उससे समझ आ जाएगा। स्टेप 3 नहीं समझा? स्टेप 3 में देखो क्या है, जब हमने इनको कनेक्ट किया तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, तो जो ऐसे सोचो कि जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होंगे ना, कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव चार्ज को देख के क्या होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इधर आने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे तो इसका पॉजिटिव चार्ज कम होने लगेगा, तो यहाँ पर प्लस कम होने लग गया, और इससे इलेक्ट्रॉन इधर गए तो कुछ प्लस यहाँ पे आने लग जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो इलेक्ट्रॉन सॉरी इधर से इधर भागे हैं, तो इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना। फिर हमने इसको डिसकनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा, इसमें निगेटिव चार्ज एक्सेस में वो पूरे में फैल जाएगा। ये केवल आप डायग्राम बना लो, स्टेप 3 लिख के ऐसे डायग्राम बना लो ना, बस इतना लिख लो उसमें ना, एक लाइन लिख लो और डायग्राम बना लो। अबे ध्रुविल, बहुत दिनों बाद दिखे तुम, तबीयत सही हो गई तुम्हारी? कब से नहीं आ पा रहे थे क्लास? प्रीवियस लेक्चर से आना शुरू किए हो? कितनी क्लास छोड़ी है तुमने? पीओएम पूरा ही? चलो सही, जल्दी जल्दी वीडियो देख के कंप्लीट करो। हाँ कर डालो रिकॉर्ड। ये हटा देना ना, यहाँ पे शुरू में केवल एक कंडक्टर लेना था, फिर एक कंडक्टर के पास में एक ये लाना। हो गया नोट?
नीचे यही लास्ट लाइन है विश्वराज, ये लास्ट लाइन ही है, इसके नीचे नहीं है। अब सेकेंड मेथड देखते हैं इसका, वो भी यही सेम ही है, ऐसा ही है। इसमें भी सेम उसी टाइप से है। पहले आप एक कंडक्टर ले लो, फिर उसके पास में एक चार्ज बॉडी लेके आओ। तो चार्ज बॉडी की वजह से क्या होगा, इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इधर वाले साइड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, ग्राउंड से कनेक्ट करोगे। और ग्राउंड को आपको मान लेना है कि ग्राउंड एक फ्री इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन है ना, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन। मतलब समुद्र मान लो, एकदम इलेक्ट्रॉन का समुद्र है। उससे 2-3 बकेट इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो पानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना पूरा ये अर्थ। अर्थिंग का सिंबल ऐसे है ना, डैश डैश करके दिखाते हैं। इसका मतलब होता है इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है ना, ये ग्राउंड से कनेक्ट करने का सिंबल है। तो जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके पॉजिटिव चार्ज को देख के इलेक्ट्रॉन इधर से अट्रैक्ट होके आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे ना। फिर आप इसको हटा दो, ग्राउंडिंग हटा दो, तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे निगेटिव चार्ज, ये पूरे में फैल जाए। समझ आया बच्चों क्या किया है? समझ आया ना? एकदम सिंपल था, नोट कर लो इसको। अगर आप ये चार्ज बॉडी पहले ही हटा दोगे वायर कनेक्ट करने से पहले ही, तो जो भी निगेटिव चार्ज है वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, वो भी चला जाएगा फिजिकल। ग्राउंड न्यूट्रल है ना, तो ग्राउंड से अगर कोई चीज कनेक्ट करोगे तो वो भी न्यूट्रल हो जाएगा। ग्राउंड को हम क्या मानते हैं कि न्यूट्रल बॉडी, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है एक्सेस में, लेकिन एक्सेस नहीं मतलब लार्ज अमाउंट में है, लेकिन जितना फ्री इलेक्ट्रॉन है उतना ही वहां पे प्रोटॉन भी है ना। बट फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, बस ये है। कोई भी बॉडी को अगर आप ग्राउंड से कनेक्ट करोगे तो उसको आप यही मानोगे कि उसका भी, वो भी न्यूट्रल हो जाएगी। ये यहाँ पे जब तक था तब तक तो ये नहीं जा भाग पाएगा, लेकिन आप ये हटा के ग्राउंड से कनेक्ट करोगे तो ये भी भाग जाए। पहले ये हटाएं, कट करेंगे, फिर इसको हटाएंगे।
अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो क्या, अगर इनको फिर से कनेक्ट करो तो, फिर से कनेक्ट करोगे तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे ना, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिर से कनेक्ट करने पे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। हाँ देखो यहाँ पे एक चीज है, अगर आपने यहाँ प्लस लिया है तो यहाँ माइनस आया है, अगर यहाँ माइनस लेते तो इधर प्लस आता, इधर प्लस आता तो इधर माइनस हो जाता। सोनाली और सलोनी एकदम अचानक से शुरू हो गए, तो दोनों के नाम एकदम सेम है तो कंफ्यूजन ही रहती है। सोनाली सलोनी, समझ आया, ये हो गया यहाँ तक। आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, ये सब थ्योरेटिकल था, तो ये तो बस आप एक बार रिवाइज कर लेना, नोट्स सब अच्छे से लिख लियो, रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा न्यूमेरिकल वाली चीजें स्टार्ट। ठीक है, तो फिर आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं। देखो बस इसमें मैंने 3 मेथड ही डिस्कस किए ना, बाकी 3 मेथड आपको आगे धीमे धीमे आता जाएगा, आप देखते जाओगे ना। बाकी जैसे इसमें 3 मेथड थे ना, मेथड ऑफ चार्जिंग के, तो बाकी 3 मेथड ये आगे आएगा धीमे धीमे, तो समझ आएगा ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, तब समझ आएगा। थर्माइनिक एमिशन तो उसी टाइम बता दूंगा, फोटो इलेक्ट्रिक के टाइम पे ही। और फील्ड इमिशन ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम समझाया जाएगा। तो बस इतना ही करना था अभी हम लोग को ना। अब ये पीडीएफ डाल रहा हूँ, आराम से लिखते रहो। चवन अब पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, आराम से लिखते रहना। आप पीओएम की एक्सरसाइज 1 का जो बचा हुआ है वो, और एक्सरसाइज 2 सैटरडे को डिस्कस करूंगा। डाउट है क्या, बताओ क्या डाउट है इसमें? ये वाले में चवन, इसमें डाउट है क्या है बताओ, अनम्यूट करके बोलो जल्दी। टाइपिंग टाइपिंग खेलने का टाइम नहीं है, अनम्यूट करो, बताओ। व्हाट्सएप पे एक डाउट भेजा था, अरे भूल गया, मैं देखा था मैसेज आया बट फिर वो नीचे चला गया, भूल गया मैं। देखता हूँ एक बार फिर से। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज उससे न्यूट्रलाइज हो रहा है, और यहाँ पे कोई रॉड नहीं रखा है ना कि वो इधर इधर भागेंगे, जब कोई रहेगा नहीं तो सब पूरे में फैले रहेंगे चार्ज ना। ना अगर यहाँ पे कोई रॉड रखोगे तब यहाँ पे चार्ज एक दोनों तरफ आएगा, अदरवाइज वो पूरे में फैले रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन आएगा, न्यूट्रलाइज करेगा, लेकिन जो भी बचा रहेगा वो पूरे में फैला रहेगा ना। ठीक है चमन, हो गया, क्लोज करूं बच्चों। लास्ट में निगेटिव चार्ज, अबे देखो इधर से निगेटिव चार्ज आया, इधर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज मान लो इधर 50 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अगर इधर 50 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो इधर 50 चार्ज पॉजिटिव में ज्यादा था ना। इधर से मान लो 10 इलेक्ट्रॉन आए तो 40 अब भी कमी है ना 40 की, तो इधर उसके हिसाब से प्लस चार्ज आएगा, इधर से 10 निकले तो 10 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों में प्लस ही रहेगा ना, ऐसा नहीं है कि प्लस को कनेक्ट किया न्यूट्रल से तो ये निगेटिव चार्ज आ गया, प्लस चार्ज ही दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें फिर, मतलब क्लोज करें अब, कर ही देता हूँ। बाय बाय।